दोस्तों नमस्कार। 1709 के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है और इंडिया छोटे छोटे स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मेरा नाम आदर्श शर्मा और हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट चैप्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के तीन मेन रीजन है। पहला औरंगजेब का रोल, उसकी डिक्लाइन में क्या था, और उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया मुगल एम्पायर को डिक्लाइन होने में। और जो तीसरा मेन फैक्टर था वो था फॉरेन इन्वेजन। जो तीन मेजर फैक्टर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के थे वो ये तीनों थे। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला जो फैक्टर था वो था द रोल ऑफ औरंगजेब। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में औरंगजेब का क्या रोल था। सबसे पहले औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, उसकी डेक्कन पॉलिसी या फिर उसकी एक रिलीजियस पॉलिसी, ये जो दोनों पॉलिसीज हैं ये हम मेनली इसको जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसमें पढ़ते हैं। लेकिन इन पॉलिसी की वजह से कैसे इंडिया की यूनिटी और स्टेबिलिटी मुगल एम्पायर की कैसे वो शेकन अप हुई इन पॉलिसी की वजह से। बस बट उसके बाद भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रांग था इंडिया में। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट एफिशिएंट, उसकी आर्मी काफी स्ट्रांग थी और मुगल डायनेस्टी की इंडिया में काफी रिस्पेक्ट थी औरंगजेब के बाद। पर जो लेटर मुगल्स इंडिया में आए उसके बाद चीजें कैसे डिटीरियोरेट होना शुरू हुई इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। जो दूसरा मेन फैक्टर था वो था रोल ऑफ लेटर मुगल्स। हम जब भी लेटर मुगल्स को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे किंग का नेचर, किंग का नेचर कैसा था। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे किंग का नेचर इन द सेंस कि किंग की पर्सनैलिटी कैसी थी, किंग का वे ऑफ थिंकिंग कैसा था, किंग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी थी। इन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किंग का जो ओवरऑल नेचर था वो कैसा था, कि वो वीक पर्सनैलिटी था, कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। वो जो पिछले मुगल्स थे जैसे औरंगजेब था, शाहजहां था, अकबर था, उनसे ये जो पर्सनैलिटीज थी ये कैसे अलग थी, जिसकी वजह से जो नोबल्स है वो नोबल्स और किंग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को डिटीरियोरेट करते हैं, हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो दूसरी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इन्होंने क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, पॉलिसीज इन्होंने क्या इंप्लीमेंट करी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। और तीसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर करा जिससे जो कंडीशन थी वो और ज्यादा डिटीरियोरेट हुई। इन तीन चीजों के आसपास जो लेटर मुगल्स का रोल है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं मेनली। तो सबसे पहले हम बहादुर शाह को देखते हैं। जो पहला औरंगजेब की डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन होती है उसमें जो बहादुर शाह था वो रूलर बनता है। बट ही इज अ 65 ईयर ओल्ड मैन, तो ये इज अ काफी मतलब ओल्ड आदमी था। इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ही इज अ लर्न डिग्निफाइड एंड एबल्ड मैन, इज अ वेरी गुड। पर इसकी जो ड्रॉबैक था वो क्या था, इज अ ओल्ड मैन। इसने क्या ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन की जो पॉलिसीज थी वो इन्होंने फॉलो करी, क्योंकि जो औरंगजेब था उन्होंने काफी रिलेशंस अपने खराब कर दिए थे डिफरेंट राजास के साथ या फिर मराठास के साथ या सिख्स के साथ। उन्होंने अपने जो रिलेशन थे वो काफी खराब किए थे। तो ये फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन। ये अडॉप्ट टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू चीफ्स राजास, ठीक है जी। नो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। जयचंद एंड जय सिंह एंड अजीत सिंह वाज रिस्टोर्ड टू देयर स्टेट्स। अब ये जो अजीत सिंह थे ये कहाँ के रूलर थे, ये जोधपुर जो एट प्रेजेंट राजस्थान में आता है वहां के रूलर थे। और ही इज अ सिंबल ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड। और उसी तरह से जो ये जय सिंह थे ये थे अमेर के राजा थे। इनको जो इनके स्टेट्स थे वो वापस रिस्टोर करवा दिए थे जो औरंगजेब ने इनसे ले लिए थे। उसके बाद ही स्टार्टेड हाफ हार्टेड पॉलिसी टुवर्ड्स मराठा सरदार। अब हाफ हार्टेड पॉलिसी कैसे, ही ग्रांटेड सर देशमुखी ऑफ डेक्कन टू मराठास बट नॉट ग्रांटेड चौथ टू देम। अभी चौथा सर देशमुखी की जो परमिशन थी वो इन्होंने इनको दे दी थी, पर चौथ की जो परमिशन थी वो इन्होंने इनको नहीं दी थी बहादुर शाह ने। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो चौथ है और ये चौथ क्या है और सर देशमुखी क्या है। सर एक चौथ जो है वो मराठा एक टैक्स कलेक्ट करते थे अपने टेरिटरी से, मतलब अपनी जो उनकी जो मराठा टेरिटरी थी। सर देशमुखी वो
ऐसा टैक्स था मराठास का जो वो अपनी टेरिटरी से कलेक्ट करते थे। और ये कैसा टैक्स था? रॉयल टैक्स। जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू में आपको 10% एक्स्ट्रा रॉयल टैक्स देना पड़ता था, कि जो आपको सिर्फ रॉयल टैक्स देना पड़ता था, रॉयल फैमिली के लिए देना पड़ता था। जो मराठास के जो किंग्स थे वो टैक्स सिर्फ उनको देना पड़ता था। उनका एक हेरिडिटरी क्लेम था इस टैक्स पे। वो बोलते थे कि सरदेशमुखी हमारा हेरिडिटरी क्लेम है, क्योंकि ये जो टैक्स है ये हम रॉयल टैक्स की तरह वो लेते थे। फिर एक दूसरा टैक्स था चौथ। चौथ कैसा टैक्स था? चौथ टैक्स था कि वो एक प्रोटेक्शन टैक्स है। हम जो बाकी टेरिटरी है, जो मराठास को छोड़ के जो और टेरिटरी है, जैसे नॉर्थ वाला रीजन है, या फिर दिल्ली है, साउथ वाला जो रीजन है, या फिर कर्नाटक है, या फिर बुंदेलखंड है, या गुजरात है, जो बाकी जो रीजन थे मराठा टेरिटरीज को छोड़ के, वहां से वो चौथ कलेक्ट करते थे कि हम आप जिससे आप हमें ये प्रोटेक्शन टैक्स, हम आप अगर आप हमें ये प्रोटेक्शन टैक्स दोगे तो उसके बाद हम आपकी टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये जो दो टैक्स थे ये मराठास कलेक्ट करते थे। तो ठीक है जी। तो बहादुर शाह ने उनको सरदेशमुखी कलेक्ट करने की जो परमिशन थी वो दे दी थी। उसके बाद ही मेक अ पीस विद सिख विद अ हाई मनसब। जो सिख भी उनके अगेंस्ट थे, सिख ने भी उनके अगेंस्ट जो रिवोल्ट था वो किया था, तो उन्होंने सिख के साथ भी पीस कर लिया था। जो टेम्परेरी पीस था, उनको हाई मनसब इन द सेंस की उनको हाई रैंक उन्होंने ग्रांट कर दिया था, जिससे उनके साथ भी कुछ कुछ पीस हो गया था। बट इनका जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर था, हमने जब भी हम लेटर मुगल्स को पढ़ेंगे तो हम तीन चीजों पे इनको पढ़ेंगे। नेचर ऑफ किंग, पॉलिसीज टू व्हाट पॉलिसीज ही इंप्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द कंडीशन, और थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर जो ये करेगी। तो इनका जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर था वो था रैंकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशन। जो ये बहादुर शाह थे, इन्होंने लोगों को बहुत सारी फ्री में जागीर्स, फ्री में लैंड्स या फ्री में प्रमोशंस देना इन्होंने शुरू कर दिया। इनका इसके पीछे रैशनल रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम जो स्टेट था, स्टेट में काफी रिवोल्ट हो रहे थे, या काफी लोग मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट थे। बहुत सारे राजाज, बहुत सारे जिम्मेदार, बहुत सारे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट थे, या फिर मुगल्स के पास या फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको सैलरी दे सके। इसीलिए उन्होंने उनको फ्री में ग्रांट्स दे दी कि तुम अब जाओ वहां पे अपना टैक्स कलेक्ट करो, ये आपकी सैलरी के रूप में। मतलब आप उनको पूरे का पूरा एरिया का जागीरदार बना दिया। फिर उनको बाद में उनको आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते रहोगे, पर आपको वो सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसी एरिया से जो वो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करेंगे वो उन्हीं जागीरदार के पास आएगा। उन्होंने फ्री में लोगों को जागीरदार बनाना शुरू कर दी, और लोगों को, और जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको अच्छी अच्छी प्रमोशंस देना स्टार्ट कर दी थी। अब जो ये इवेंट हुआ ना, रैंकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर एंड प्रमोशन, इसने क्या कर दिया? इसने स्टेट में ना फाइनेंशियल बैंकरप्सी क्रिएट कर दी। और इस फाइनेंशियल बैंकरप्सी से पॉलिटिकल क्राइसिस मुगल एम्पायर में क्रिएट हुआ। और इसने मुगल एम्पायर में, फाइनेंशियल बैंकरप्सी ने मुगल एम्पायर में पॉलिटिकल क्राइसिस को बर्थ दिया, जिससे बहुत सारे सीरीज ऑफ रिवोल्ट होना स्टार्ट हुए। ठीक है। और इस रिवोल्ट की वजह से एक न्यू फीचर मुगल एम्पायर में इमर्ज हुआ, जिसको हम बोलते हैं किंग मेकर। और इसके बाद जो भी रूलर बने वो किसी न किसी किंग मेकर की हेल्प से मुगल एम्पायर में रूलर बनते हैं। जितने भी इसके बाद सारे के सारे रूलर बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रूलर किंग मेकर की हेल्प से ब्रिटिश एम्पायर मुगल एम्पायर में बनते हैं। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो रूलर थे लेटर मुगल्स थे वो थे जहांगीर शाह। बहादुर शाह के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने वो बने जहांगीर शाह। किसकी हेल्प से? फारूक सियार की वजह से। अब इनकी पर्सनैलिटी को आप देखिए, ये कैसे थे? ही इज अ वीक डिजेनरेट प्रिंस होली डिवोटेड टू प्लेजर एंड लैक ऑफ गुड मैनर्स, डिग्निटी एंड डिसेंसी। तो ये इनका पर्सनैलिटी था। तो इस पर्सनैलिटी का जो किंग है वो बादशाह बनता है मुगल एम्पायर का। ठीक है। अब पॉलिसीज टू इंप्रूव द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान, क्योंकि मेन जो काम करेगा वो सिर्फ जुल्फिकर खान करेगा। ठीक है। तो ये क्या ऐसी कंडीशंस करता है, ये क्या ऐसे काम करता है जिससे कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव हो? तो ही मेंटेन गुड रिलेशन विद राजपूत एंड मराठा सरदार। ही स्टार्टेड टू एबोलिश जजिया। जजिया एक टेम्पल टैक्स था, ठीक है, जो एक प्रोटेक्शन टैक्स था जो नॉन हिंदूज को देना पड़ता था, वो इन्होंने एबोलिश कर दिया। मराठा रूलर वर ग्रांटेड चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम मुखी बोथ इन डेक्कन हैंड कलेक्टेड बाय द मुगल ऑफिशियल्स। और जो इसने चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने की परमिशन मराठास को दे दी थी, पर वो कलेक्ट करेगी मुगल ऑफिशियल्स और वो उनको सबमिट करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर इसने किया वो किया इजारा एंड रेवेन्यू फार्मिंग। अब ये रेवेन्यू फार्मिंग क्या है? ये इजारा सिस्टम से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ना जो गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर मिडलमैन की वो हमें कि हम एक पीस ऑफ लैंड को किसी मिडलमैन को दे देंगे और वो हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल के साल देगा और वो फ्री रहेगा कितना भी पीजेंट से कलेक्ट करने के लिए। तो ये एक इजारा सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो रेवेन्यू फार्मिंग का एक लॉ था जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट किया। इससे जो पीजेंट्स का ऑपरेशन था वो बहुत ज्यादा होने लगा और इससे क्या हुआ कि जो नोबेल्स थे ही स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट जुल्फिकर खान। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूलर उसके बाद आए जुल्फिकर खान के बाद वो थे जहांगीर खान के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो था फारूक सियार विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। ये दोनों सैयद ब्रदर थे। और जो ये जुल्फिकर खान था इसके हम पहले पर्सनैलिटी को देखते हैं। ही लैक्ड अ कैपेसिटी टू रूल, ही वाज कावर्डली, क्रूअल, अनडिपेंडेबल, फेथलेस, मोर और अलाउ हिमसेल्फ टू बी वर्थलेस। ही इज अ वेरी वीक पर्सनैलिटी। हम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। Policies to improve the condition, he abolished pilgrimage tax, he agreement with King Shahu to granted him a स्वराज of शिवाजी। इसने शाहू के साथ एग्रीमेंट किया जिससे शिवाजी का जो स्वराज था मराठास को उनको लौटा दिया। एंड राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुख इन 6 प्रोविंस ऑफ डेक्कन, डेक्कन की 6 प्रोविंस में उसने चौथ और सरदेशमुखी देने की परमिशन भी उनको दे दी। द रिटर्न शाहू इन रिटर्न शाहू ग्रांटेड देम अ डेक्कन ऑफ 15,000 म्यूटेड सोल्जर्स। शाहू उनको इतने सारे म्यूटेड सोल्जर्स भी देता था मुगल अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने अपना, पर इनके टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स इनके टाइम का नहीं है एक्चुअली। जितनी राइवलरी या फिर नोबल्स जिस तरह से आपस में कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे या फिर जिस तरह से किंग्स और किंग मेकर्स के बीच में राइवलरी कोर्ट्स में चल रही थी, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो रहा था, इनके आते आते जो कोर्ट राइवलरी है, कॉन्स्पिरेसी है और जो फ्रैक्शनलिज्म है उसने पूरे के पूरे सिस्टम को वीक कर दिया था। लॉलेसनेस या फिर डिसऑर्डर जो कंडीशन थी वो पूरे के पूरे एम्पायर में फैल गई थी। जिम्मेदार या फिर जितने भी जो लैंड रेवेन्यू देते थे उन्होंने देने से मना कर दिया और जो रेवेन्यू फार्मिंग है उसने जो एम्पायर की इनकम थी वो और ज्यादा वीक कर दी, जिससे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पूरे का पूरा बढ़ गया, जिससे पूरे का पूरा आप बोल सकते हो ना कि इसमें पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन ने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया। उसके बाद जो नोबेल्स है उन्होंने जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने उनको एंटी इस्लाम की जो सैयद ब्रदर्स है ये एंटी इस्लामिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे जो पीछे हमने पॉलिसीज पढ़ी जिसमें वो मराठास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश कर रहे हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज थी इससे इनको एंटी इस्लामिक बोला गया जो बाकी नोबेल्स थे। और 1720 में इनको असैसिनेट कर दिया गया। सैयद ब्रदर नोन एज इन इंडियन हिस्ट्री एज अ किंग मेकर, ये वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। Before assassination, he made 18-year-old मोहम्मद शाह एज अ एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो रूलर थे वो थे मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के टाइम इतना एडमिनिस्ट्रेटिव डिटीरियोरेशन, लॉलेसनेस, नोबेल्स की लड़ाई सब कुछ हो गया था। तो अब आप देखिए इसके बाद भी कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जिस्ट कर रही थी, जिसमें से पहली थी मुगल प्रेस्टीज। ठीक है, लोगों में वो स्टिल एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर था और ये मुगल प्रेस्टीज इतना इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग फैक्टर था, ये 1857 तक हमें देखने को मिलता है। मुगल आर्मी पर्टिकुलर मुगल आर्टिलरी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग थी, उस टाइम भी मुगल आर्टिलरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया हैज डिटीरियोरेटेड बट नॉट ब्रोकन येट डाउन। एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्थ इंडिया का था वो भी डिटीरियोरेट हुआ था पर ब्रोकन डाउन नहीं हुआ था। मराठा सरदार वाज स्टिल कन्फाइंड टू द साउथ, वेल राजपूत कंटिन्यू बी लॉयल टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। ये चार अगर हम इन चारों को हम देखें तो ये भी अभी तक जो थे ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के मोहम्मद शाह के टाइम। बट मोहम्मद शाह की पर्सनैलिटी को हम पढ़ते हैं। He is not a man of moment. He was a weak-minded and frivolous, and over fond of live of luxury. He neglected the affair of states and fell under the evil influence of corrupt, worthless, and flattered. He intrigued against his own even share in the bribe taken by the favorite courtiers. अब ये जो उसके courtiers ब्राइब लेते थे उस ब्राइब में भी उन लोगों से शेयर लेता था। तो आप देखिए इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो ही विद द सपोर्ट ऑफ ये जो राजा बना
या फिर मुगल बादशाह बना विद द सपोर्ट ऑफ निजाम उल मुल्क। पर निजाम उल मुल्क ने जो कंडीशन थी एम्पायर की, या किस तरह से डिटीरियोरेट हो रहा था, कैसी जो सिचुएशन हमने पीछे डिस्कस करी, उस सिचुएशन को देखने के बाद ही मार्च टू साउथ एंड फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। दिस इज अ फर्स्ट फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर इन इफ मुगल एम्पायर का पहला फिजिकल ब्रेकअप था। जो पहला स्टेट बना वो बना हैदराबाद विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। हेरिडिटरी नवाब शो साइन ऑफ रिवोल्ट लाइक अवध, Hyderabad and Punjab. Maratha Sardar began northern expansion over in Malwa, गुजरात एंड बुंदेलखंड। जो मराठा सरदार थे वो भी इन एरियो को उन्होंने अपना नॉर्दर्न एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। व्हेन एवर द पेटी जिम्मेदार राजाज नवाब रेज द रिवोल्ट अगेंस्ट द बैनर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फिर ये सब कुछ होना स्टार्ट हो ही गया था। तो फ्रेंड्स ओके, इसके साथ साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आप इस को चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो जो नेक्स्ट या थर्ड रीजन मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का या फिर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का था, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज मी अदर शर्मा। सो थैंक यू।